नमस्कार, स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिडकैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिडकैप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कल रेसिप्रोकल टैरिफ पर फैसला लेंगे। उसके पहले हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में थोड़ी सी घबराहट है। निफ्टी इस वक्त दिन के निचले स्तर के आसपास से करीब 300 अंकों के आसपास की गिरावट है और अगर आप 25 मार्च की ऊंचाई से देखेंगे तो करीब करीब निफ्टी में 3% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। पॉइंट के लिहाज से करीब करीब 650 से लेकर 700 पॉइंट के आसपास की नरमी हम देख रहे हैं निफ्टी में। हमने देखा था कि 23,850 के ऊपर निकला था निफ्टी, फिलहाल 23,200 के आसपास से, तो करीब 600-650 पॉइंट के आसपास की नरमी हम देख रहे हैं उस स्तर से। निफ्टी बैंक करीब 650 अंक नीचे कारोबार कर रहा है और 51,000 के भी नीचे आ गया है। 52,000 के आंकड़े को पार किया था ब्रीफली निफ्टी बैंक ने, लेकिन वहां से करीब करीब 1100-1200 पॉइंट की नरमी हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक में। हालांकि मिड कैप में, स्मॉल कैप में आज उतनी खराब तस्वीर नहीं है और उसके चलते ही आप देखेंगे कि जो एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो ठीक ठाक है। करीब 1700 शेयर इस वक्त मजबूती वाले हैं और उसके मुकाबले 943 शेयर इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो गिरावट है निफ्टी में वो है एचडीएफसी बैंक के शेयर में। लगातार हमने तेजी देखी थी, 1800 रुपए के ऊपर निकला था एचडीएफसी बैंक का शेयर, लेकिन आज 3% के डीप कट हैं एचडीएफसी बैंक में। और अगर आप बाकी गिरावट वाले शेयरों की बात करें तो आईटी आज डैमेज कर रहा है क्योंकि अमेरिका में कहने की स्लो डाउन की आशंका है। इस बात से आईटी में क्रैक ज्यादा है। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, ये तमाम शेयर हम देख रहे हैं कि 2 से 2.5% के आसपास की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। सवाल यह कि बाजार के आज के करेक्शन को क्या बाय के लिए इस्तेमाल करना है, क्या आपको खरीदना है, या फिर 1-2 दिन थोड़ा ठहर कर अमेरिका में क्लैरिटी आने तक रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर आपको थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। यह समझने की कोशिश करेंगे, अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे, निफ्टी के 3 घंटे का भी ट्रेड लेंगे। आज का जो सत्र बचा है आपको क्या करना है यह भी जानेंगे और इसके अलावा मिड कैप में एक से बढ़कर एक ट्रेड होंगे और जो बजिंग स्टॉक्स हैं मिड कैप के उन पर भी फोकस करेंगे। लेकिन पहले 3 तस्वीरें लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पर जिससे पता चलेगा कि आज मिड कैप का जो मेगा ट्रेंड है वो क्या है। तो आज धमाकेदार एक्शन आप देखेंगे। वोडाफोन आइडिया में करीब 20% के आसपास की शानदार तेजी है। सरकार की हिस्सेदारी बढ़ के हो जाएगी वोडाफोन आइडिया में 49% और सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर हो जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 36,950 करोड़ रुपए के बकाये को कंपनी इक्विटी में चेंज कर रही है और सरकार की इक्विटी इसके जरिए बढ़ जाएगी। इसके चलते शेयर में हम 20% की तेजी देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया के शेयर में। आज जो भाव है, हालांकि वो अभी भी ये 8.5 रुपए के भी नीचे है। काफी ज्यादा डैमेज झेला है वोडाफोन आइडिया ने। देखते हैं कि क्या ये तेजी को सस्टेन कर पाती है या नहीं कर पाती है। एक और शेयर जो आज फोकस में है, आप देखिए सरकार से 189 करोड़ का ऑर्डर मिला है तेजस नेटवर्क को और ये शेयर 4% ऊपर आज कारोबार कर रहा है। लेकिन जो रियल एस्टेट वाले शेयर हैं वहां पर हम प्रेशर साफ साफ देख रहे हैं। ओबरॉय रियल्टी हो गया, मैक्रोटेक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज, ये सारे के सारे शेयर आज 3 से 4% के आसपास की गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में जो रेडी रेकनर रेट है, जिसको कि कई जगहों पर सर्कल रेट के नाम से भी जाना जाता है, उसमें 6% की बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो निश्चित तौर पर थोड़े से जो घरों की खरीदारी होती है लोग टाल सकते हैं या फिर उसमें थोड़ी सी स्लो डाउन आ सकती है। इन पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट manasjaiswal.com के मानस जायसवाल और सीधे शो की शुरुआत करेंगे निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। मानस जी, तमाम लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा जो ये सोच रहे थे कि क्या रैली मिस कर दी, बस कहीं छूट तो नहीं गई। अब ऊपरी स्तर से करीब 600 पॉइंट नीचे निफ्टी मिल रहा है। आज थोड़ा सा जो कट है वो डीप है, 300 अंकों के आसपास की नरमी है। बाइंग करनी है मानस जी यहां से 100-200 पॉइंट के ट्रेड के लिए या फिर अभी निफ्टी अवॉइड करें? देखिए, मेरा समझना अभिषेक जी ये कि निफ्टी में थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। उसके 2 रीजन है। डेली चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी फिसला है और वीकली चार्ट पे 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो जब इसको रीगेन कर लेगा तो ही खरीदारी करेंगे। तो कम से कम 23,400 के ऊपर निकलने का इंतजार करिए। अगर 23,400 के ऊपर निफ्टी निकले तो ही यहाँ पर खरीदारी करनी, उससे पहले आपको कॉशियस अप्रोच रखनी है। हालांकि मेरा समझना है कि यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट अब करंट लेवल से देखने को शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 23,200 से 23,000 इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं निफ्टी पे।
तो मैं बहुत बेरिश नहीं हूं, लेकिन कंफर्मेशन पे ही खरीदारी करनी चाहिए। तो कंफर्मेशन 23,400 के ऊपर आएगा, तो अभी के लिए निफ्टी को अवॉइड करिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए निफ्टी को अवॉइड कीजिए। हालांकि यहां से ज्यादा गिरने की आशंका अब है नहीं, लेकिन थोड़ा वेट करना बेहतर होगा। क्यों रिस्क लेना? अगर स्टॉक्स में मौके मिल रहे हो कमाई के, तो स्टॉक्स में आप ट्रेड कीजिए। मानस जी ऐसे आपको स्टॉक्स बता भी देंगे, उनकी पसंद के पहले 2 शेयर जान लेते हैं। मानस जी फिर बताइए आपने आज क्या चुना है हमारे दर्शकों के लिए। तो देखिए, पहला रिकमेंडेशन एक बाय रिकमेंडेशन है, बैंक ऑफ इंडिया पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर 94 रुपीज से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा था। कुछ दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज एक फ्रेश ब्रेकआउट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर देखने को मिला है। तो बैंक ऑफ इंडिया में 108 के स्टॉप लॉस से 117 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। जो दूसरा स्टॉक है वो एक सेल रिकमेंडेशन है, वोल्टास पे बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉक ने लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है, अपनी 22 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो यहाँ पर करेक्शन थोड़ा डीप और हो सकता है, इसलिए वोल्टास में बिकवाली करने की राय रहेगी। 1396 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। 1330 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स है, तो अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। वोल्टास के लिए एक बार मानस जी टारगेट जरा फिर से रिपीट करेंगे आप। 6% का कट। जी, तो देखिए वोल्टास में जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो 1396 के रहेंगे, और टारगेट 1330 और 1310 के रहेंगे। फिलहाल के लिए पहला टारगेट 1330 का है, तो उसी को टारगेट सेट करके चलेंगे। ठीक है, वोल्टास के लिए 1330 रुपए का टारगेट, 1396 रुपए का स्टॉप लॉस। आप ये स्टॉप लॉस टारगेट डाल के ग्राफिक्स प्लेट में लेके आइए, लोगों को ज़्यादा बेहतर ढंग से पता चल पाएगा। और दूसरा जो शेयर है वो है बैंक ऑफ इंडिया का। इस पर बाय का रिकमेंडेशन है 117 के टारगेट के लिए, 108 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको बैंक ऑफ इंडिया को ट्रेड करना है। वोल्टास 6% का डीप कट आज हमें देखने को मिल रहा है। लगातार हमने शेयर में तेजी देखी, 1500 रुपए के आसपास तक ये शेयर पहुंचा था। अब 1100 रुपए से जो रैली की शुरुआत हुई थी वोल्टास की, लेकिन ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। और आपके लिए इसमें सेल की रिकमेंडेशन है मानस जी की तरफ से, और फिलहाल ये दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक बाई और एक सेल, ये है मानस जी की रिकमेंडेशन। कुछ और शेयरों के बारे में जरा व्यू लेते हैं। एक बार जरा आपसे व्यू चाहिए मानस जी। बीपीसीएल के शेयर पर 3% के आसपास की तेजी है। आप बताइए कि बीपीसीएल में क्या ये तेजी एक्सटेंड होते हुए आप देख रहे हैं? अच्छा, ये तेजी तब हो रही है जब हम देख रहे हैं कि क्रूड के भाव 5 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर हैं। $75 प्रति बैरल के क्रूड के भाव हैं, लेकिन एपीएम गैस के प्राइसेस को भी इंक्रीज किया है सरकार ने, और उसका भी हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस कंपनीज पर थोड़ा असर आ रहा है। तो देखिए, पिछले करीब 5 हफ्ते से यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। 5 हफ्ते पहले स्टॉक ने 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर वहां से हाई टॉप हायर बॉटम्स बनना शुरू हुए। अभी पिछले करीब 4-5 सेशन में हमने कंसोलिडेशन देखा। कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा था। आज स्टॉक ने इस कंसोलिडेशन जोन के अपर बैंड को ब्रेक किया, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला। बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा, 279 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, और अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 300 रुपए के आसपास का ही होगा। ठीक है, 300 रुपए के आसपास तक के नेक्स्ट टारगेट होंगे आपके लिए। बीपीसीएल में फिलहाल 286 रुपए का भाव है, करीब 3% की बढ़त के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। मिडकैप में और कहां पर एक्शन हो रहा है ये जरा एक बार आपको बता देते हैं कि जो ज्यादा चढ़ने वाले जो शेयर हैं, इंडस टावर में अच्छी तेजी है, क्योंकि वोडाफोन में जो तेजी है उसका फायदा मिलेगा इंडस टावर को भी। ये टेलीकॉम टावर वाली कंपनी है, और उसमें उसके चलते वोडाफोन आइडिया पर भी आप असर देखेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यस बैंक, हडको, बैंक ऑफ इंडिया, गॉडफ्रे फिलिप्स, रूट मोबाइल, लेमन ट्री, ये कुछ शेयर हैं जहां पर आज आप देखेंगे कि अच्छी मजबूती के साथ ही कारोबार हो रहा है। अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो वोल्टास के अलावा ओबेरॉय रियल्टी, एमएनएम फाइनेंशियल, यूको बैंक, अंबर एंटरप्राइजेज, परसिस्टेंट, एलटी फूड्स और जेबी केमिकल, ये कुछ वो शेयर हैं जहां पर आज आपको तेज सेल ऑफ देखने को मिलेगी, और सारे के सारे शेयरों की लिस्ट आपके स्क्रीन पर। ये जो महाराष्ट्र वाली जो खबर है मानस जी कि रेडी रेकनर रेट वहां पर 6% बढ़ाने का फैसला लिया है सरकार ने, सर्कल रेट को। ये सारी की सारी रियल एस्टेट कंपनीज हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से प्रेशर बढ़ रहा है। कहीं कोई शॉर्ट के मौके आपको दिख रहे हैं रियल एस्टेट पैक में? तो देखिए, 3 स्टॉक एफएनओ में है, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबेरॉय रियल्टी।
गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ ऑलरेडी क्रैक हुए हैं, लेकिन ओबराय रियल्टी में अभी भी स्पेस है। मेरा समझना है कि ओबराय रियल्टी में करंट लेवल्स पे भी बिकवाली की जा सकती है। आपको स्टॉप लॉस 1596 के ऊपर लगा के रखना है, बिकवाली करनी है, और 1500 रुपए तक के टारगेट आपको ओबराय रियल्टी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओबरॉय रियल्टी को लेकर ये व्यू मानस जी की तरफ से। और चलिए अब हमारी खास मुहिम एसएमई आईपीओ से सावधान। और पिछले दिनों हमने आपको एसएमई आईपीओ डिवाइन हीरा में निवेश से आगाह किया था। जिन जिन निवेशकों ने उस दौरान ईटीनॉ स्वदेश देखा वो इस आईपीओ में नुकसान से बच गए। डिवाइन हीरा का आईपीओ 24 मार्च को इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी और उस दिन से इसमें लगातार 5% का निचला सर्किट लग रहा है। ईटीनॉ स्वदेश ने आपको किस तरह से आगाह किया, एक झलक देखते हैं और उसके बाद एक और आईपीओ की बातचीत करेंगे। डिवाइन हीरा तो उसकी नाम से लगता है कि सोने चांदी से जुड़ी हुई कंपनी है, पर अगर इसके बिजनेस मॉडल को अगर क्लोजली आप देखें तो आपको एक कंपनी कैसी लगेगी जो होलसेल ट्रेडिंग से जुड़ी हुई है। इसके बिजनेस मॉडल में जो की थिंग है वो ये है कि ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। अगर आप देखें 30-32 करोड़ का आईपीओ है, उसमें से करीब करीब 60% फंड जो है कंपनी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए यूज करने वाली है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने वाली कंपनी को पैसे की जरूरत है, वो या तो बैंक के पास जाएगा, आईपीओ लाएगा या कहीं और से अरेंज करेगा। ये कितनी बार इस तरीके से फंडिंग का अरेंजमेंट आम निवेशक इसके लिए करते रहेंगे। पहला कंसर्न ये बहुत बड़े ओशन में एक छोटी सी कंपनी है। और तीसरी अहम बात ये है कि ये कंपनी अपनी तरफ से कुछ भी बनाती नहीं है। इस तरीके से इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा सोचना चाहिए, उसके बाद ही इस तरह के आईपीओ पर विश्वास जगाना। हमारी आशंका कहीं ना कहीं सही साबित हुई, क्योंकि आईपीओ की लिस्टिंग के बाद पे हमने देखा है कि आईपीओ का जो स्टॉक का परफॉर्मेंस है वो लगातार नेगेटिव डायरेक्शन में ही रहा है। तो आपको हमने किस तरह से आगाह किया, कैसे आपके हमने निवेश को डूबने से बचाया, उसकी झलक आपको दिखाई और हम आपको लगातार सावधान कर रहे हैं। देखिए, ईटीनॉ स्वदेश का मकसद ये है कि आप पैसे तो कमाएं लेकिन पैसे अपने रिस्क में न डालें। और एसएमई आईपीओ जिसके बारे में थोड़ी जानकारी कम होती है पब्लिक डोमेन में, उसके बारे में रिसर्च भी कम की जाती है, लॉट साइज काफ़ी बड़े होते हैं, मतलब आपको निवेश करना तो पैसे काफ़ी चाहिए होते हैं, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो इसके लिए एसएमई आईपीओ पर हम लगातार जानकारी लेकर आते हैं और इस कड़ी में लगातार आपकी मदद कर रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताइए आज कौन सी आईपीओ को लेकर आप आगाह कर रहे हैं? जी बिल्कुल, 3 आईपीओ है जिस पे फोकस रहेंगे, तीनों ही अभी तक खुले हुए हैं। और हमारी जो एनालिसिस होती है, सबसे पहले हम पूरे आरएचपी चेक करते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंटली जो है हम कंपनी को मेल भी करते हैं और वहाँ से जो है अगर उनकी रिप्लाई नहीं आती है तो वो भी हम मेंशन करते हैं। तो आज ऑफकोर्स इन्फोनेटिव सॉल्यूशंस का दूसरा दिन है। इनका मर्चेंट बैंकर है शेयर इंडिया कैपिटल सर्विसेज। यहाँ पे कुछ कंसर्न्स आए हैं जिसको मैं जो आपके सामने रखने वाला हूँ। जो कंपनी की ज़्यादातर आय जो है सिर्फ एक ही क्लाइंट से आती है, रेवेन्यू कंसंट्रेशन है। आईपी से जुड़े मामले में अभी भी जो है दिक्कत देखने मिल रही है। कंपनी ने तो अपने आरएचपी में कोई लिस्टेड प्लेयर्स डाला ही नहीं है, लेकिन हमने पेयर एनालिसिस किया, इसमें दिख रहा है कि यहाँ पे जीवन सीखो है, लॉ सीखो है, वरंडा लर्निंग जैसे कंपनीज हैं। ग्लोबल ऑफिसेज के ट्रांजैक्शंस में भी थोड़े कुछ सवाल उठ रहे हैं। और सडनली देखें तो H1 FY25 के जो नंबर्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आप 3 साल के एवरेज देखें तो ऐसा क्या हो गया बिजनेस में जो लास्ट 6 मंथ्स में जो है इतना अच्छा देखने मिल रहा है। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है ये एसएमई आईपीओ। दूसरा कंपनी है रेटाजियो, इसके बुक रनिंग मैनेजर है ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज। इस पे बात करें तो यहाँ पे अनफेवरेबल इंडस्ट्री कंडीशंस में जो है ये कंपनी ऑपरेट कर रही है। मार्जिन सडनली देखें तो 3 to 5 टाइम ज़्यादा है पीयर्स के साथ। तो ये एक सवाल उठता है कि इतना ज़्यादा जो इनके लिस्टेड प्लेयर्स है, इतना ज़्यादा मार्जिन यहाँ पे कैसे। और एक टाइप से ट्रेडिंग जैसा ही बिजनेस है इनका। लीगल प्रोसीडिंग्स जो है प्रमोटर और कंपनी के अगेंस्ट ऑलरेडी हैं और लार्ज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो है हमें देखने मिली आरएचपी में। तो बहुत सवाल उठ रहे हैं कि इतने ज़्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वो भी ज़्यादा पैमाने पे कैसे देखने मिल रहा है। तीसरा कंपनी है जो आज खुला है वो है स्पिनारू कमर्शियल। इसका जो है सेकेंड डे है और याद रखिए फिनश्योर मैनेजमेंट सर्विसेज इनके बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। और यहाँ पे हमने एनालिसिस किया और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कंपनी डिस्पोजेबल प्लेट्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स में आते, एकदम लो मार्जिन का बिजनेस है। इंडस्ट्री भी 2 से 6% बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि कुछ मोट ही नहीं है कंपनी का। इसके अलावा ईपीएस में देखें तो H1 FY25 में एक शार्प फॉल आई है।
अब इसका क्या रीज़न है ये इंपॉर्टेंट है, और उसका रीज़न पूरी तरह से आरएचपी में नहीं दिया गया है। नेगेटिव कैश फ्लो भी चल रहा है, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा जाता है बिजनेस का, लगातार 3 साल से नेगेटिव लेवल्स पे है। वर्किंग कैपिटल बहुत हाई लेवल्स पे है, और इसके बाद याद रखिए जो इन्वेंट्रीज होती है इस बिज़नेस को मेंटेन करने के लिए, वो भी हायर लेवल्स पे देखने मिलता है। कंपनी जो है, एक और इनके 2-3 बिजनेस है जहाँ पे मशीनरी की भी ट्रेड होती है, लेकिन वो उतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती है। और इम्पॉर्टेंटली बता दें कि एक टाइप से एक कमोडिटी रिलेटेड बिजनेस है जो ट्रेडिंग में है यहाँ पे, इसमें कुछ नया नहीं है। तो कुछ जो है कॉशन हम कह सकते हैं, कुछ पॉइंट्स जो कॉज ऑफ कंसर्न है वो भी हम पिक आउट किए हैं, और हमने इन तीनों ही एसएमई आईपीओ में बताया है आपको। बाजार में हम रिकवरी कोई खास देख नहीं रहे हैं। निफ्टी में अभी भी जो कमजोरी है वो है 300 अंकों के आसपास की, और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है 700 अंकों के आसपास की। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बाजार में भरपूर हैं, और खबरें भी ऐसी हैं जिन पे आपकी नजर होनी चाहिए। कुछ कुछ खबरें ऐसी भी होती है ना कि चाहे स्टॉक पर बहुत आपको रिएक्शन दिखेगा नहीं, लेकिन थोड़े दूरगामी परिणाम उनके होते हैं। एक ऐसी ही खबर आई है आईटीसी को लेकर। पेपर कारोबार में आईटीसी बड़ा अधिग्रहण करने जा रही है। आदित्य बिरला रियल एस्टेट से सेंचुरी पेपर एंड पल्प को खरीदने की कंपनी ने डील की है। ये डील आईटीसी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आदित्य बिरला रियल एस्टेट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये पूरे के पूरे डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी आशीषा जुड़ गई हैं। आशीषा, पहले तो आप डिटेल्स बताइए डील की, और दूसरी भी बताइए कि दोनों कंपनीज के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है डील ये। बिल्कुल, तो 3,500 करोड़ का ये टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा, टोटल डील साइज होगी, और जहां पर आईटीसी आदित्य बिरला रियल एस्टेट का पेपर बिजनेस खरीदेगी, और अगले 6 महीने में ये डील कंप्लीट होती हुई नजर आएगी। दोनों ही कंपनियों के लिए ये पॉजिटिव होगा। याद रखिए, आदित्य बिरला रियल एस्टेट अब रियल एस्टेट सेक्टर में एक्सपैंड करना चाहती है, जिसके चलते पेपर बिजनेस वो अपना बेचना चाहते हैं, और आईटीसी के लिए भी ये पॉजिटिव है, बिकॉज आईटीसी पेपर बिजनेस में एक्सपैंड करना चाहता है। तो विन विन सिचुएशन है दोनों ही कंपनियों के लिए। याद रखिए, जैसे मैंने बताया, फाइनेंशियल्स के हिसाब से देखें तो वो एक पॉजिटिव होगा। पहले ही साल से ईपीएस एक्रेटिव होगी ये डील आईटीसी के लिए, और आईटीसी की क्षमता इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के लिए पेपर बिजनेस में बढ़ती हुई नजर आ सकती है। आईटीसी के पेपर बिजनेस रेवेन्यू की बात करें तो अभी करीब 13% रेवेन्यू उनका पेपर बिजनेस से आता है, लेकिन अब इस एक्विजिशन के बाद कैपेसिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो हाँ, पॉजिटिव है दोनों ही कंपनियों के लिए। वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है, और एनालिस्ट का मानना है कि डील थोड़ी सी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर की गई है, जो आईटीसी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होगा 6 टाइम्स वैल्यूएशन पर, लेकिन फिर भी ऑल इन ऑल पॉजिटिव है दोनों ही कंपनियों के लिए। आदित्य बिरला रियल एस्टेट अब सोली रियल एस्टेट बिजनेस में एक्सपैंड कर पाएगी, और आईटीसी जिन्हें इन एनी केस एक्सपैंड करना था पेपर बिजनेस में, तो वो भी एक्सपैंड कर पाएंगे। तो ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया पॉजिटिव, वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव, लेकिन फिर भी आईटीसी के लिए भी ये पॉजिटिव है। 3,500 करोड़ की ये टोटल डील साइज होगी। ठीक है, आईटीसी के लिए भी डील अच्छी है, और देखिए आदित्य बिरला रियल एस्टेट के लिए भी डील अच्छी है। आईटीसी का एक बड़ा कारोबार है पेपर का, तो वो और मजबूत हो जाएगा। आदित्य बिरला रियल एस्टेट, जिसका कि अब कोर कारोबार है रियल एस्टेट का, और इसको बेच देने से इस डिवीजन को अपनी कोर स्ट्रेंथ पर फोकस कर पाएगी, जो कि है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का। आईटीसी के शेयर की चाल आप देखेंगे तो 52 हफ्ते की ऊंचाई से ये शेयर 22% नीचे कारोबार कर रहा है। हमने करीब करीब 550 रुपए के आसपास के भाव दिखे थे आईटीसी के, और अब 407 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। आईटीसी, मानस जी एक बार जरा आप व्यू दीजिए, एक क्विक चेक चाहिए आपसे आईटीसी पर। यहां से क्या आप रिकवरी देख रहे हैं आईटीसी के शेयर में? क्या एक वैल्यू बाइंग हो सकती है थोड़ा लंबा, अगर कोई सोच कर ले तो? देखिए, पिछले 1 मंथ से यहाँ पर कंसोलिडेशन है। 415 पे एक रेजिस्टेंस है, और 400 रुपए पे सपोर्ट है। तो जब तक इस रेंज के बाहर ना निकले, तब तक यहाँ पर एक डायरेक्शनल कॉल लेना मुश्किल है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 400 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी तो 415 के ऊपर ही करेंगे। ठीक है, 415 के ऊपर ही आपको फ्रेश बाइंग करनी है आईटीसी के शेयर में। और चलिए आखिर में ये समझ लेते हैं कि अगर आपको मिड कैप में निवेश करना हो तो मिड कैप का कौन सा शेयर बन सकता है महारथी, ये जानेंगे, लेकर आएंगे एक स्पेशल शेयर। एसबीआई कैपिटल के सनी अग्रवाल हमारे साथ हैं। सनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए आज कौन सा शेयर चुना है आपने?
गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आज मिड कैप के महारथी में एपीएल अपोलो ट्यूब रिकमेंड करना चाहूंगा विद एन प्राइस टारगेट 1800 एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। ये स्टॉक पहले भी हमने ये चैनल पर रिकमेंड किया है, बट आज एक जो अपडेट आई है, जो क्वार्टरली बिजनेस अपडेट आया है, वो काफी स्ट्रॉन्ग अपडेट है, जहां हमने देखा कि Q4 में इनकी जो सेल्स वॉल्यूम है वो 25% से बढ़ी है, जो कि 8.5 लाख टन का सेल वॉल्यूम कंपनी ने दर्ज किया है। और फुल ईयर बेसिस पे अगर मैं देखता हूं तो तकरीबन 21% से बढ़ करके 3.1 बिलियन टन का सेल्स वॉल्यूम दर्ज किया है, जो कि हमारा जो एस्टिमेट था उसके आसपास का ही नंबर फुल ईयर बेसिस पे हम देख रहे हैं। हमें लगता है कि जो सेल्स वॉल्यूम है बढ़ करके 4 मिलियन टन FY26 में और मोटा मोटी 5 मिलियन टन FY27 में हो सकता है, जिसके चलते करंट जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये साल की 780 करोड़ की, वो हमें लगता है कि बढ़कर के 1100 करोड़ FY26 में और तकरीबन 1650 करोड़ FY27 में आती नजर आएगी। और इसके पीछे एक कारण ये है कि जो इनका रायपुर का प्लांट है वहां की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ग्रेजुअली रैंप अप होगी, जो कि आज के डेट में तकरीबन 55% के आसपास है। तो इन्हीं कारणों से हमें लगता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफी हेल्दी रेट से ग्रो होने की उम्मीद करते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप रिटर्न रेशियो देखें तो 18 से 20% के। ठीक है सनी, बहुत शुक्रिया आपका ये शेयर बताने के लिए और मिड कैप महारथी में जुड़ने के लिए। चलिए आखिर में लेकर आएंगे एक ऑप्शन का बेहतरीन ट्रेड ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवाले हमारे साथ हैं। अमोल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए क्या ट्रेड करना है अभी ऑप्शंस में? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। हीरो मोटो के साथ कहना चाहूंगा, अप्रैल सीरीज का 3800 का कॉल ऑप्शन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। 89 रुपीज के आसपास मैंने पिक किया था। टारगेट निकल के आ रहे 156 के। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 60 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 10,050 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 4350 का। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन, एक शार्प बाउंस बैक के बाद स्टॉक कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। पुल बैक फॉर्मेशन ही है, बट पुल बैक कंटिन्यूएशन होता हुआ दिख रहा है। और आज जो मार्केट में ओवरऑल भी काफी दबाव है, उसमें ये स्टॉक अभी भी अपना बुलिश मोमेंटम मेंटेन रखा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। मोटो 38 वाली कॉल खरीदनी है और ऊपर जाने का अनुमान है अमोल का, और आपको अप्रैल सीरीज में 89 रुपए के भाव पर 38 वाली कॉल मिलेगी। इस वक्त थोड़ा मोड़ा इधर उधर प्राइसेस हो सकते हैं, बट इसी के आसपास होगी। लक्ष्य 156 रुपए का, स्टॉप लॉस 60 रुपए का इसमें आपको बनेगी, और प्रति लॉट जो मुनाफा बन सकता है वो होगा 10,050 रुपए के आसपास का। रिस्क रिवॉर्ड ठीक ठाक है। हीरो मोटो में आज मोमेंटम देख भी रहे हैं, लोअर लेवल से भी बाइंग आई है शेयर में। चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। मानस जी, आपका भी बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। एक छोटा